बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम तस्करा करने जा रहे हैं अमेरिका ईरान जंग का। सूरत हाल क्या है, आने वाले कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इसके साथ साथ इस पूरे खित्ते के अमन के लिए क्या क्या चीज़ें और क्या हिकमत अमली नागुज़ीर है, इस हवाले से इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जहाँ बात आई डिफेंस माहिदे की, यानी कि मक्का डिफेंस जॉइंट डिफेंस माहिदा जो करार पाया पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान। इस माहिदे के तय होने के बाद कुछ क्योस, कुछ इबहम की कैफियत थी जिनको दूर कर दिया गया और अब सूरत हाल यकीनन बहुत हद तक काबू में है, कंट्रोल में है। वो क्योस, वो इबहम और वो ऐसे ख्यालात जो रेज़ हो रहे थे कि ये खुदा न खास्ता किसी मुल्क के ख़िलाफ़ है, तो इस बात की क्लैरिटी सामने आ गई है। तीनों ममालिक की जानिब से एक वाज़ेह स्टांस कि ये दिफाई तर्ज का मुआहिदा है, इससे किसी मुल्क को ख़तरा नहीं है। अगर पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की बात करें तो ईरानी क़यादत के साथ उनका मक्का दिफाई मुआहिदे के हवाले से भी इज़हार ख़याल भी हुआ। उन्होंने उस हवाले से ईरानी क़यादत को एतमाद में भी लिया और एक बड़ी जिसे कहा जाए कि बड़ी कंप्रेहेंसिव और बहुत अच्छी जो है सोच विचार पर मबनी गुफ्तगू का सिलसिला हुआ, मीटिंग हुई और इससे मस्बत नताइज सामने आए, जिसका तस्करा ख्वाजा आसिफ ने भी किया कि अब चांसेस बढ़ गए हैं कि सूरत हाल जंगबंदी की जानिब जाएगी और अमेरिका ईरान सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक मरतबा फिर से पाकिस्तान ने जिस तरह से कामयाब सालिस का किरदार अदा किया उसकी दुनिया मोतरफ है। और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि अब एग्रीमेंट होने के चांसेस भी डेवलप हो गए हैं। क्या सूरत हाल यही इंडिकेट करें या मजीद चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं जिनको दूर करना, जिन इबहम को, जिन कैफियत को ख़त्म करना ज़रूरी है? अगर थोड़ी सी बात की जाए ट्रंप की, तो वो तो कहते हैं कि अभी भी हमारी तैयारी मुकम्मल है, अगर डील नहीं होती तो फिर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का भी हम इंदिया दे चुके हैं और हम हर सूरत तैयार हैं। लेकिन अमेरिका के अपने अंदर से ही कुछ आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं जो ये कह रही हैं कि ये जंग जिसमें ट्रंप ने अमेरिका को और अमेरिकन फौजियों को घसीटा है वो गैर ज़रूरी है और गैर जो है वो ज़रूरी इकदाम ना सिर्फ उठाया गया बल्कि अमेरिकन फ़ौजियों की जानों को भी एक ख़तरा लाहक किया गया है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की वजह से। ज़रा इस बयान को भी हम ज़रूर शामिल गुफ्तगू रखेंगे। पासदारान इनकलाब का एक अहम बयान कि ईरान को अगर ख़तरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। इस बयान को भी ज़रूर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ दो सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं। सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमें ज्वाइन करें, खुशामदीद कहना चाहेंगे सर। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हुए मैं गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करना चाहूँगी। अभी तक की जो सूरत हाल हमारे सामने है, बिलखुसूस जब हम बात करते हैं मक्का दिफाई मुआहिदे की, उसके बाद जो क्योस, जो इबहम, जो कुछ ऐसी अनयूजुअल सी बातें रेज हो रही थी, अब उन पर भी कंट्रोल हो गया है। पाकिस्तानी वजीर दाखिला का दौरा ईरान और वहाँ पे जो उनकी मीटिंग हुई, खासी मस्बत गुफ्तगू उसमें सामने आई। कैसे देख रहे हैं सर इन सब चीज़ों को? जी, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला गुल साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखिए, मक्का मुआहदा जो है, एक तो सबसे पहले ये हेल्थ क्लियर कर देनी चाहिए। टर्किश वज़ीर ख़ारजा ने भी इसको क्लियर किया था कि ये 1 हफ्ते या 1 माह की नेगोशिएशन का नतीजा नहीं है। ये तकरीबन 2 ढाई साल से इस पे बातचीत चल रही थी और अगर लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट और फिर अमेरिकन पॉसिबल एग्ज़िट जो है मिडल ईस्ट से, शायद उसके बैकड्रॉप में ये हुआ, तो ये नोशनल जो थिंकिंग है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। 2.5 साल से इस पे मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके बाद जाके ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के ऊपर आया। बिल्कुल। दूसरा आप ये देखें कि किस किस मुल्क ने और किन लोगों ने इसकी मुखालफत की। आपको पता लग जाएगा कि ये मुआहदा कितना अहम है या कितना गैर ज़रूरी है या इसकी कितनी फौकियत है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। टोटल इंडिया और इज़राइल ने इसको कहा जी, कंसर्न शो किए और उन्होंने इज़राइल ने खुल के कहा कि हम इसके खिलाफ हैं और ये हमारे खिलाफ है और हम इसको बड़ा सीरियस कंसर्न के तौर पे देखते हैं। ऐसा ही एक बयान इंडिया की तरफ से आया और जो ठीक। लोग जिनको कोई समझ नहीं है इसकी स्ट्रेटजी की या इंटरनेशनल जो चीज़ें चल रही हैं ऊपर लेवल पे और जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं मिडल ईस्ट में और फिर ख़ास तौर पे हमारे ईरानी भाइयों के साथ, उसको नहीं समझते। उन्होंने बड़ी हेज़ क्रिएट क्रिएट करने की कोशिश की कि ईरान के खिलाफ ये बनाया गया। तो बड़ी बुनियादी बातें दो खुल के मैं अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा था और उसको फॉलो अप किया इसहाक डार साहब ने भी कि जी। ये मुआहदा जो है दिस इज नॉट ऑफेंसिव इन नेचर, दिस इज डिफेंसिव इन नेचर।
ये दफा के लिए बनाया गया है, ऑफेंस के लिए, किसी पे हमला करने के लिए नहीं बनाया गया। बिल्कुल। और इसका मेजर जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज अ टोटल सिक्योरिटी थ्रू अ कंप्लीट एंड डेटरेंस के थ्रू है। अभी डेटरेंस कैसे क्रिएट होता है? आंद्रे बोफर अपनी किताब में लिखता है कि डेटरेंस को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। वो कहता है या तो आप फोर्सेस के थ्रू मूव करके कर सकते हैं, बिल्कुल। ब्रिकमैनशिप के थ्रू कर सकते हैं, या फोर्स प्रोजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो ठीक। हमने इस मादे के थ्रू फोर्स प्रोजेक्शन कैसे की है? अ वेरी गुड कैपेबल आर्मी ऑफ पाकिस्तान हैविंग अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेटरेंस क्रिएट करती है। ठीक। एंड देन एडवांस्ड आर्मी जो टर्की के पास है, स्टेट ऑफ द आर्ट, उनके पास वेपन्स हैं, इक्विपमेंट हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो भी फोर्स प्रोजेक्शन में डेटरेंस क्रिएट करने में एक हिस्सा डालती है। और इंटरनेशनल मामलात में जो सऊदी अरब का हिस्सा है या उनकी स्टैंडिंग है, उनकी टॉलिंग है, आप देखें वो भी हिस्सा, तो मिलजुल के इट क्रिएट्स अ डेटरेंस टू फिजल आउट एनी फ्यूचर मिस एडवेंचर अगेंस्ट दीज कंट्रीज। तो बड़ा क्लियर हो गया कि हम्म। डिफेंसिव इन नेचर है, ऑफेंसिव नहीं है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। यकीनन। दाद दूंगा ईरान को कि बड़ा क्लियर उन्होंने जो उनके वजारत खारजा के तर्जमान है हम्म। इसमाइल बगाई, बड़ा खुल के बयान दिया। उन्होंने कहा जी हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि ईरान का जो नुक्ता नजर है वो यही है कि जो खित्ते के मुल्क हैं जी। उनको जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से निकलकर रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के बीच में आना चाहिए। बिल्कुल आना तो चाहिए, दिस और इस हवाले से ईरान ने पहले भी एक पेशकश की थी, तो ऐन मुमकिन है कि ईरान भी आने वाले वक्त में इस मुआहदे का हिस्सा बन सके। इस पर हम जरूर आपका ओपिनियन लेंगे। मैं अब्दुल्ला गुल साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। अब्दुल्ला गुल साहब, मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट कैसे देख रहे हैं इसको, और वक्त की अहम जरूरत करार दिया जा रहा है इस मुआहदे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन को और ब्रिगेडियर अशफाक हसन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि इस एग्रीमेंट का, तो अहम है तभी तो पूरी दुनिया की ज़बान रद्द-ए-आम है। अगर अहम ना होता तो इसकी इतनी अहमियत ना मिल रही होती। एक नई सोच है ना, नई फ़िक्र है। और जब यकीनन। आप देखें कि एक जब सुपर पावर ख़त्म हो रही होती है, कमज़ोर हो रही होती है, तो फिर नए अलायंसेस बन जाया करते हैं, नई चीज़ें डेवलपमेंट्स आती हैं, नई तरजीहात लोगों के सामने आ जाती हैं। लोगों को एक बात तो वज़ाहत से आ गई कि ये जो काम भी हो रहा है अमेरिका की जानिब से, उसने उनको जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार था रीजन के अंदर, हम्म। वो तो फराहम नहीं किया, उल्टा नुकसान करवा गया। अब उसके वजह से एक खला हुआ, वैक्यूम हुआ, और वैक्यूम को पुर करने के लिए ज़रूरी था कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, 1 साल से काम हो रहा था इसके ऊपर। मैं खुद इस चीज़ को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। जी। तो देखें, उसके बाद ये 1 साल के बाद मैच्योरिटी हुई। इस दौरान में ईरानी लीडरशिप के साथ पाकिस्तान की लीडरशिप की बात चलती रही। उनको हमने बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ में लिया, उनके जितने भी शकूक-शुबात थे, उनको दूर किया। और फिर लोगों की देखें बातें जो है ना, वो नेगेटिविटी फैलाने वालों की कोई ज़िंदगी नहीं हुआ करती। पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को और थोड़ा-सा अकल को इस्तेमाल किया जाए, तो ये आदमी देखे कि एक मुल्क है जिसकी एक सुपर पावर के साथ जंग हो रही है। जी। अब अगर आप उसके साथ दिफ़ाई मुआहदा कर लें, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान खुल के अमेरिका की मुखालफत कर रहा है हम्म। और अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? मतलब इट इज़ वेरी नॉनसेंसिकल अप्रोच कि हम्म। आपको खुद भी सोच लें ये बात। लेकिन हाउएवर मेरा ख़्याल है एक रीजन के अंदर ईरान एक ताकत बनकर उभरा है। ठीक। किसी ने खैरात में उनको दी नहीं है। हम्म। उन्होंने ये इज़्ज़त, ताकत और अपना मर्तबा खुद हासिल किया, और इसके पीछे बहुत खून है, बहुत कुर्बानी है, जी। बहुत उनका जज़्बा मौजूद है। लेकिन अब जो नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसके अंदर अब बातचीत हो रही है कि जी मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं, जबकि ईरान कहता है कि हम मुआहदे से बहुत दूर हैं। हम्म। क्योंकि 17 अगस्त को ये वैसे ही मुआहदा जो उनका एमओयू था, वो उसके 60 दिन मुकम्मल हो जाने थे। बिल्कुल ऐसे ही। 60 दिन मुकम्मल होने के बाद उसके बाद फिर न्यूक्लियर पे बात होनी थी। अब आप देखें, हम्म। अब का जो स्टांस है उसमें न्यूक्लियर की कोई बातचीत नहीं है। उसके अंदर कोई सिरे से कोई इसका सिलसिला ही नहीं है। हम्म। जहाँ दूसरी तरफ अमेरिका ने बड़ी ही मेरे ख्याल में अय्यारी से एक काम किया कि लोग उसको ये समझ रहे हैं कि जी वो तो इन्होंने बड़ा ही
एक गैर जो मतलब एक गैर संजीदा गुफ्तगू की कि जी ईरान हमें हर जाना दे। देखिए, हर जाने का मकसद ये नहीं है हुमा साहिबा, ये याद रखें कि मतलब ये है जी। कि अमेरिका ने जो उनका $300 बिलियन का हर्जाना देना था और उनके मुंजमद असाशे हुँ, उनको वापस करने थे, बदनीयत हो गए हैं। ये बड़े बेशर्म लोग हैं। बिल्कुल। ये अब बदनीयती के अंदर इस लेवल पे आ गए हैं कि उनका जो नुकसान दिया है, उसका भी अज़ाला नहीं चाहते हुँ, और कहते हैं कि जी हमें हर्जाना ताकि वो न्यूट्रलाइज़ हो जाए और हुँ, हर्जाने से वो बढ़कर यानी कि अगर ईरान का वो 400 बिलियन बन रहा है, जी। तो ये $500 बिलियन का हर्जाना दे देंगे कि जी हमारे जो 27 एयरबेस हैं रीजन के अंदर, 17 उसके अंदर तबाह हो गए, तो हुँ, तुम उसके पैसे दो और वो 500 बिलियन बना लेंगे। कहेंगे चलो 400 तो वो कट गए, 100 बिलियन जो है वो जो तुमने हमारे देने हैं, वो तुम्हारे मुंजमद असासों से हम निकाल लेंगे, हुँ, वगैरह, वगैरह। ये अब आप इनकी सोचें। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान से उनको कोई जी, खतरा नहीं है, उनके बिल्कुल। तमाम मुकम्मल तबाह और बर्बाद कर हुँ। दिया। दूसरी जानिब जो है वो केटरिंग कंटेनर के अंदर बैठ के वहाँ जा रहे हैं तुर्किया के दौरे अच्छा पे। अब सर, तो ये ये बड़ी बात अहम खुद भी जानिब तब्दील आपने इशारा किया। बात हो रही है अमेरिका ईरान जंग की सूरत हाल के हवाले से। जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आएंगे। अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी अहमियत की हामिल बात की। कुछ नकात अगर दोबारा से बात होती है अमन समझौते की या मुफाहमत की याददाश्त की, अगर इस तक नौबत आती है जिसके कभी इम्कानात रोशन हो रहे हैं, दोनों ममालिक की जानिब से भी कहा जा रहा है कि शायद अब जंगबंदी की जानिब जाएगी बातें, लेकिन जब अहम नकात डिस्कस होंगे, एक जानिब तो जौहरी प्रोग्राम की सूरत हाल हमारे सामने है, उस हवाले से अभी तक तो कोई बात नहीं हो रही, लेकिन मेन अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो सामने है आबनाए हुर्मस के कंट्रोल का। क्या इस बात का कोई वाज़े डिसीजन ले लिया जाएगा कि आबनाए हुर्मस का कंट्रोल किसके पास रहेगा? अमेरिका कहता है कंट्रोल हमारे पास है, जबकि ईरान भी यही चाहता है कि कंट्रोल उनके पास रहे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस जंग के बीच में ना सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी को ग्राउंड जीरो किया, उन्होंने अमेरिकन सुपर पावर जो है उसका एक कॉन्सेप्ट, नोशनल कॉन्सेप्ट जो है उसको भी उन्होंने ग्राउंड जीरो कर दिया, और जो अमेरिकन पब्लिक है उनको भी उन्होंने किसी जगह का नहीं छोड़ा। वो तो रोजाना एक बात कहते हैं जिसका मैं इसी से एक कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जब आप जंग प्लान करते हैं तो उस वक्त सर्टन उसके लवाजमात होते हैं कि पहले आप मिलिट्री पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव चुनते हैं। जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इन्होंने चुने थे, आपको याद होगा पहले दिन इन्होंने कहा था अनकंडीशनल सरेंडर, हुँ, और फिर उन्होंने कहा था जी कि दिस विल बी अ वॉर ऑफ अनाइलेशन। वॉर ऑफ अनाइलेशन क्या होती है? टोटल डिस्ट्रक्शन एंड डिफीट। ये अगर दो ऑब्जेक्टिव थे, इनको सामने रखते हुए फिर आप अपनी वॉर स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और सबसे अहम बात जो है प्लान बनाने के बाद कि इसको हासिल कैसे करना है, फिर आप वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो सही। इन तीनों जब चीजों को जब मैं सामने रखता हूँ कि टोटल अनकंडीशनल सरेंडर, वॉर ऑफ अनाइलेशन, इट्स अ टोटल डिजास्टर एंड फेल्यूर, अटर फेल्यूर मैं इसको कहता हूँ। कि आप जब एनालिशन की बैटल लड़ते हैं तो आपको ग्राउंड ऑफेंसिव करना पड़ता है, उसके हुँ, बगैर आप ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर नहीं सकते। तो शुरू से लेके प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत गलत किस्म की नॉन सीरियस बातें की, बिल्कुल। और जंग जब शुरू कर ली थी उसकी वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी क्या है कि कहाँ से हुँ, आपने एग्जिट करना है और कौन से पत्ते आपके हाथ में होंगे कि आप उसको करके एग्जिट कर जाएंगे। सही। वॉर शुरू कर ली, और जब ये एक्सपेक्टेशन इनको थी नहीं कि ईरान इतना भरपूर हुँ, इनको जवाब देगा, और उसके बाद वो जियोग्राफी को यूज करेगा हमारे खिलाफ, स्टेट ऑफ हार्मोज को, और फिर हमारे एयरलाइंस के ऊपर हमले करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये इनके लिए टोटल सरप्राइज था। एक हुँ, मिलिट्री मैन मैं अगर होता, हम वर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं कि वर्स्ट टू वर्स्ट एनिमी ये कैलकुलेट करेगा तो मेरे पास ये रिस्पॉन्स होना चाहिए। सही। तो मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका ने जो जंगें लड़ी हैं, जो हारी हैं, हुँ, वो इसी का नतीजा है कि इनकी जो हरारकी है ऊपर प्लानर्स बैठे हुए वो सही तरह इसको प्लान नहीं करते। ठीक। तो जब ईरान जंप इन किया, उसने बीच में जंग हुँ, के हुँ, बीच में आके रिस्पॉन्स देना शुरू किया, तो ये कोलैप्स कर गए। इनका ये था कि जब हम उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे हुँ। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग, वहां पे खला पैदा होगा, वो सो और उसके कॉल्ड बाद रिजीम फिर चेंज का ख्वाब देख रहे हम थे जो कि पैरालाइज हो चकनाचूर जाएंगे हो गया। और हम। सर, ये जो ब्रिगेड साहब आप बात करें, मैं ज़रा अब्दुल्ला गुल साहब से ये पॉइंट डिस्कस करके वापस आपकी जानिब आऊँगी। अब्दुल्ला गुल साहब, इतनी बड़ी सुपर पावर का डिसीजन एक इंसान ले, वो भी जिसकी मेंटल स्टेट इतनी स्टेबल नहीं है कि वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं,
क्या कोई वहाँ थिंक टैंक मौजूद नहीं थे, कोई काबीना मौजूद नहीं थी, या वहाँ पे कोई इतनी अहलियत का हामिल फर्द ही नहीं था जो ये मशवरा दे देता सदर ट्रंप को कि आप जो सोच रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, वो आपके लिए नुकसान का सबब बनेगा? अब तो सभी इस बात को दोहरा रहे हैं, अमेरिकन सेनेटर भी कह रहे हैं, लेकिन क्या पहले किसी ने नहीं ये बात इंडिकेट की थी? एक्चुअली अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग है और उसके प्रेसिडेंट के पास इतनी एनॉर्मस पावर्स हैं कि वो नेचुरली बाकी लोगों को बिल्कुल डोमिनेट कर देती हैं। और कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार थे, मिस कैलकुलेशन भी थी। और फिर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं जब तुम्हारे आंखों के ऊपर दबीज पर्दे डाल देता हूँ, और वो दबीज पर्दे यही होते हैं ना, जब आप ये कोई अमेरिका पहली सुपर पावर तो नहीं है जो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, माजी में भी डिक्लाइन के ऊपर गई, तो वो क्या थे, ताकत के नशे के अंदर वो इतना ज्यादा मदहोश हो चुके थे कि उनको सच्चाई दिख नहीं रही थी। देखिए, मैं इसकी मिसाल ये देना चाहता हूँ कि मेरे वालिद जनरल हमीद गुल जब यहाँ अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो तकरीबन कोई महीने के बाद सीआईए चीफ ने मेरे वाले से मिलने की दरखास्त की। जी। तो मिलने आया तो वो कहने लगे कि जनरल हमें बताओ कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब तो हमने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो मेरे वाले हंस के बोले, क्योंकि मैं उसमें मौजूद था, उन्होंने कहा कि तुम ये बताओ कि एग्जिट स्ट्रेटेजी तुम्हारी क्या है, अब तुम्हें अपनी वापसी की स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। तो वो बड़ा हंसा और उसने कहा कि जनरल, तो होता यह है कि आपके साथ हमने सवाल कुछ पूछा है, जवाब कुछ दिया। तो जनरल ने कहा कोई बात नहीं, आप कुछ अर्से बाद दोबारा मेरे पास आएंगे, अभी आपको ताकत का नशा बढ़ा है। और फिर प्रेसिडेंट ओबामा के दौर के अंदर वो दोबारा आए और उन्होंने कहा कि जनाब, आप सही कहते थे, हम गलत थे, बताएं अब वापसी का रास्ता क्या निकाला जाएगा। और फिर मेरा एक आर्टिकल था कि पॉसिबल वे आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि प्रेसिडेंट ओबामा ने फिर बड़ा अप्रिशिएट किया था, और ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट ने और स्ट्रैटफोर्ड ने उसको बकायदा रिप्रोड्यूस किया था। तो मकसद कहने का यहाँ ये है कि अमेरिका के अंदर मिस कैलकुलेशंस हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। उनकी जिस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे वो दुनिया पे राज करते थे, वो उनकी एयरफोर्स और उनकी नेवल पावर थी। दोनों की दोनों ईरान के सामने ठुस हो गई। और उनके F-35 स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज और उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, उनको उन्होंने निशाना बना के ये साबित कर दिया कि तुम टेक्नोलॉजी के अंदर भी पीछे रह गए हो। ये वो वजूहात थी जो कि अमेरिका की डिक्लाइन का सबब बनी। लेकिन देखिए हुमा, मैं आपके साथ एक जरूर बात करना चाहूंगा। जी सर। वो ये है कि जो इस टाइम पे इनकी नीयत है वो अभी भी बद है। ये खराब नीयत के लोग हैं, इन्होंने पैसा बनाते हैं, एंड जो है वो वीकेंड से पहले एक बयान दे दिया जाता है, उसके बाद स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाती हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को बिलियन ऑफ डॉलर का फायदा हो जाता है, $9 बिलियन तो अभी तक वो कमा ही चुके हैं। और साथ ही साथ जो है वो इस टाइम पे उनका एक और इशू है, और वो है उनका, क्योंकि उनको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन उनके लिए एक वबाले जान बन चुका है। मिड टर्म इलेक्शन के अंदर अगर ये हार जाता है तो फिर इनकी इम्पीचमेंट पक्की है। और अगर ये हारते नहीं है और कुछ थोड़ा बहुत इनको फायदा मिल जाता है, तो फिर क्योंकि इनके ऊपर तमाम प्रेशर खत्म हो गया होगा रिपब्लिकन पार्टी और अपने मुल्क का, उसके बाद ये दोबारा आएंगे और ईरान को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार जब आएंगे तो फिर लगता है कि बिल्कुल ही इनका सब सत्यानाश होगा। सर, अब आते हैं जरा ये ज्वाइंट पैक्ट की जानिब। ब्रिगेडियर साहब, वापस आपकी जानिब आना चाहूंगी। अभी जो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा, ये वही सोच है जो इजराइल की जानिब से स्टार्ट होती है, जिसमें हमें अपना अज़ली दुश्मन भारत भी नज़र आता है कि उसके भी यही इरादे थे जो कि चकनाचूर हो गए हैं। अब तो खैर आइसोलेशन का शिकार हो गया जो हमें आइसोलेट करने निकला था। लेकिन जिस तरह से हम मुआहदे की बात कर रहे थे और 56 इस्लामी ममालिक को जब हम देखते हैं, क्या ये उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि ऐसे किसी मुआहदे में मज़ीद इस्लामी ममालिक भी एक जॉइंट अलायंस बनाएंगे और उसके लिए वो तैयार भी होंगे? देखिए, मिडल ईस्ट ने जो सीखा है या जो लेसन लर्न किए हैं इस जंग के बीच में, उसके नतीजे में बहुत सारी रीसेट तो होंगी, रीसेट शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा लेसन यही है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बजाय आप रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दें, और बजाय ये कि अपने अंडे एक ही बास्केट में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के जो हैं कंस्ट्रक्ट के अंडे एक बास्केट में डालने के बजाय आप उसको थोड़ा सा डिसिपेट करें।
ठीक है। और अभी जो फेल्यूर्स हुए हैं उनको अमेरिकन सिक्योरिटी जो उन्होंने ली हुई थी उसके बीच में मेरा ख्याल है कि जो मिडल ईस्ट की कुछ मुल्क हैं दो तीन, उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। वो तो खींच खींच के लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के पैकेजेस दे रहे हैं, लेकिन वो भी फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहे। तो उसके नतीजे में जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि अभी अमेरिका भी, ये मैं बड़े वसूख से कहता हूँ जी कि जी। अमेरिका भी, उनके दो थिंक टैंक है, उनके प्लानर, उन्होंने भी ये चीज डिसाइड कर ली हुई है कि जिस तरह उनको उनकी वल्नरेबिलिटी हुई है उनके अड्डों की इस जंग के बीच में, उससे बेहतर है कि उन अड्डों को थिन आउट किया जाए या पुल आउट किया जाए मिडल ईस्ट के बीच में, और वहां पे एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है वो कायम किया जाए। वो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो कि रीजनल भी हो और जो एमिकेबली इवॉल्व किया गया हो और जो बड़ा प्रोनाउंस्ड हो और जो डेफनेस क्रिएट कर सके और जिस पे लोगों का ट्रस्ट भी हो। तो ये फर्स्ट फेज जो था वो कायम हुआ टर्की, पाकिस्तान, सऊदी का, दो के इस पे 2.5 साल से बातचीत चल रही थी। जी जी। लेकिन अभी जो दूसरे मुल्क देखेंगे इसकी एफिकेसी के वो फायदे को देख रहे हैं। तो जैसे अभी सुनीत कोई खबरें आ रही थी टर्किया की तरफ से भी कि मे भी इसमें इजिप्ट भी शामिल हो जाए, उसके बाद आप कतर और बाकी मुल्कों के भी सुन सकते हैं। मे भी थोड़ा सा फ्यूचर में आगे जाके हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं ईरान के साथ, अगर बिल्कुल। ईरान के कोऑर्डिनेट रिलेशन हो जाते हैं सऊदीज के साथ, जो कि उनकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी है, अभी सब कुछ है, हम्म। डिप्लोमेसी भी चल रही है, तो ये इत्तेहाद आगे बढ़ सकता है। सही। और जब ये आगे बढ़ेगा, जब मैंने कहा था कि ये फिजल अप करेगा, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको खत्म करेगा, और उन्होंने डिटर करना है कॉन्फ्लिक्ट्स को और जंगों को थ्रू डेटर्स। डेटर्स हम्म। कैसे क्रिएट होता है वो इन तीन मुल्कों के पास मौजूद है। जब मजीद मुल्क इसमें शामिल होंगे तो फर्दर डेटर्स क्रिएट होगा, फर्दर सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है मिडल ईस्ट का और साउथ एशिया को ज्यादा प्रोनाउंस होगा, और ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो इवॉल्व होगा और कायम सही। होगा। तो मैं समझता हूँ चांसेस हैं। और आप क्योंकि क्रेडिबिलिटी देखी जाती है इस इत्तेहाद की, इसको बड़ी क्रेडिबिलिटी मिली है, और लोग बाहर भी अंदर भी हर जगह पे इसकी बातचीत कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये अमेरिका की नाकामी है, नहीं, अमेरिका को भी इसके बीच में जो है वो भी एक स्टेक होल्डर है, उससे भी डिस्कशन करके लाजिम बात है, और ईरान से भी बड़ी बातचीत इसके ऊपर होती रही है। तो हमने एक इत्तेहाद कायम करना है, ना कि दुश्मनियां कायम करनी है। तो यकीनन। एक इत्तेहाद कायम करके एक ऐसी कंजीनियल एनवायरनमेंट बनानी है जिसमें पीस और प्रॉस्पेरिटी साउथ एशिया में भी आए और गल्फ में भी आए। जी यकीनन ऐसा ही है। और ये जो मुश्तरका इत्तेहाद की बात हो रही है, इस पर किसी एक मुल्क पर भी हमला मुश्तरका तस्वुर किया जाएगा। ज़रा अपने अज़ली दुश्मन भारत के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान सिफारती कामयाबियां समेट रहा है, दिफाई लिहाज से मजबूत तर होता चला जा रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब, हमारे अज़ली दुश्मन भारत को ये बात यकीनन हजम नहीं हो रही। अब यौम आज़ादी भी करीब है, इस बार यौम आज़ादी का जश्न मना पाएगा भारत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम बर्बादी का तो जरूर मना लेगा। देखें, अभी बर्बादी तो उसकी हो गई है और ठीक ठाक हो रही है, रोजाना की बुनियाद पे हो रही है। बिल्कुल। अभी तो वो तैयारी करे कि कॉकरोच जनता पार्टी ने उसको नेक्स्ट टारगेट क्या देना है। आप वो नेक्स्ट किसका इस्तीफा मांगेंगे और नेक्स्ट जो है वो उनकी क्या डिमांड रहेंगी। तो अब नरेंद्र मोदी के हाथ में बात नहीं है, और सही। फिर दुनिया के अंदर जो वो हजीमत उठा रहा है, तमस्खर, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तमस्खर बन के रह गए हैं, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी तमस्खर बन रहा है। और नेतन्याहू के साथ भी यही होगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि ये तमाम के तमाम इंसानियत के खिलाफ रहे। इन्होंने इंसानियत का कत्ल किया, किसी ने मिनाब की बच्चियों को कत्ल किया, तो किसी ने जो है वो मुसलमान कश्मीरियों का खून बहाया, और किसी ने जाके वहां गजा के अंदर 70,000 75,000 लाशें गिरा दिए। ये तमाम जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला ये इनका मुकद्दर जहन्नम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो जहां तक बात है नरेंद्र मोदी का, उनको ये भी प्रॉब्लम दे रहा है ना कि इस टाइम पे पाकिस्तान का ये जो इत्तेहाद है, इसके ऊपर वो उनका एक ही बयान रोजाना आ रहा है, वी आर क्लोजली वॉचिंग। तो भाई कितना क्लोज वॉच करना है, इतनी देर में तो आंखें थक जाएंगी, कुछ काम करो। तुम्हारे पास अभी करने के लिए बहुत कुछ है, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर अगली दफा फिर पाकिस्तान के साथ पंगा ना लेना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान वैसे भी अब तुम्हें किसी खाते में पसंद डालता ही नहीं है। पहले एक जमाना था जब हम कहते थे कि भारत के साथ कोई मुकाबला
अब पाकिस्तान बहुत आगे चला जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल। भारत आइसोलेशन का शिकार है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सतह के ऊपर जो उसके मुल्क के अंदर इस टाइम पे आज़ादी की मूवमेंट शुरू हो गई है, उसने भारत को बौखला के रख दिया है, और भारत इस टाइम पे अंदर से इम्प्लोजन का शिकार है। बिल्कुल और ऐसा ये ही है। इम्प्लोजन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक तरफ कौमियत की बुनियाद है तो दूसरी तरफ मजहब की, तीसरी जानिब जो है वो अंदरून जो हिंदुओं के अंदर तफरीक है वो अपनी जगह ले रहा है। जो ब्राह्मण है वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं बकौल उनके, और नरेंद्र मोदी जो अब मैं आज ही देख रहा था कि वो एक बड़े ही सीनियर जो ऑफिसर हैं फौज के उनके, वो ये कह रहे थे कि काश के हमारा प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा होता तो इस किस्म की जाहिलाना गुफ्तगू ना कर रहा होता। अगर नरेंद्र मोदी के हवाले से ये बातचीत आ रही है उसके अपने मुल्क के अंदर, जहां इवन ये भी बात हो रही है आरएसएस के अंदर और खुद बीजेपी के अंदर कि उसको रिटायर हो जाना जी। चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे वो कहते हैं कि इसने बीजेपी का भी सत्यानाश कराया और भारत का तो सत्यानाश हो ही गया है। जो छोटा मोटा नाक है वो अगर बचा ले तो ठीक है, नहीं है तो फिर पाकिस्तान के पास आए ना तो इस बार तुम्हारा वो हाल करना है कि तुम तारीख बताने के काबिल नहीं रहोगे। यकीनन ऐसा ही है। डायरेक्ट हमला करने के तो अब शायद वो सोच भी नहीं सकते, उनके सिंदूर की डिबिया भी टूट गई है। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन प्रॉक्सी वॉर जो भारत का एक मजमूम इरादा भी है और जिसकी वो मुसलसल कार्रवाइयां छोटी मोटी कर रहा होता है, ये प्रॉक्सीज किस तरह से खत्म हो सकती हैं? इसके लिए हमें क्या एक मर्तबा फिर एक ऑफेंसिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है? देखिए, जब 9 मई हुआ तो उसके बाद तो भारत ने एक ही लेसन वो लिया। अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ा एम्पली उसको क्लैरिफाई किया। उन्होंने ये सबक सीखा कि पाकिस्तान के साथ हम कन्वेंशनल वार में पंगा नहीं लेंगे, ना ले जी। सकते। जितनी हजीमत उनको उठानी पड़ी, लोग उसको कहते हैं दैट वाज अ नेशनल ह्यूमिलेशन, दैट विल गो थ्रू एजेस, खत्म नहीं होगी, उनकी किताबों में रहेगी, हिस्ट्री में रहेगी। और रोजाना प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी दाद देनी पड़ेगी कि वो 5 से शुरू हुए, जहाज करते करते 13 पे ले गए, और लास्ट स्ट्रोक जो उन्होंने लगाया अभी 100% टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, तो समझ बिल्कुल। नहीं पा रहा। तो एक ही लेसन उन्होंने लर्न किया कि विदाउट यूजिंग मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट हम अपने ऑब्जेक्टिव कैसे पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव उनके क्या है कि डिसइंटीग्रेट रखना है, इसकी इकोनॉमी के ऊपर नहीं आने देना, और लोगों के बीच में तफरीक पैदा करनी है, और फौज और अवाम को आमने सामने लाके खड़ा करना। तो उसको अचीव करने का एक ही तरीका अजीत दोवल बहुत दफा कह चुका है कि जस्ट थ्रू द टेररिज्म यूजिंग देयर प्रॉक्सीज, उसके पेडल अप करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। बिल्कुल और जो प्रॉक्सीज जितनी भी हैं, आप फितनतुल फौरज को कह लें, फितनतुल हिंदुस्तान को कह लें, इनके सब फैक्शंस को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही। इकट्ठा कर यूनिफाइड कमांड के अंदर जो इंडिया के बीच में वो इनको हैंडल करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, फंडिंग भी वो करते हैं, टारगेट भी वो देते हैं। तो वो अभी एक इनको लेके इकट्ठा चल रहे हैं, क्योंकि डिसिपेटेड एफर्ट होती है तो उसके रिजल्ट थोड़े से कम होते हैं, यूनिफाई एफर्ट होती है उसके रिजल्ट ज्यादा होते हैं। जी। तो इसको करने के लिए मैं कहता हूँ ये इत्तेहाद जो है ये भी बहुत बड़ा काम दे सकता है, कि इसमें सऊदी अरेबिया हमारे साथ शामिल है। उसका बिल्कुल। इतिहाद का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ही यूज करना है दूसरे मुल्क के खिलाफ। आज इसमें ये भी डिफाइंड है बड़ा क्लियरली कि अगर टेररिज्म आप किसी मुल्क के ऊपर आता है या कन्वेंशनल वार आती है तो सारे खड़े होंगे। बिल्कुल तो सऊदी अरब के इंडिया के बड़े स्टेक हैं, सऊदी अरब के बीच में, सऊदी अरब के बड़े स्टेक हैं इंडिया के बीच में। ऐसे ही। तो पाकिस्तान कैन यूज सऊदी अरेबिया एट अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट कि वो पुल अप करे इंडिया को, प्रेशराइज करे कि ये यकीनन खत्म ऐसा ही है। करें। और सर इसको हम भरपूर अंदाज में मना भी रहे हैं। आने वाले यौम आज़ादी के दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह 79th यौम आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, तो इसको भी हम भरपूर मनाने की कोशिश करेंगे और यकीनन ये खुशी का दिन है। मैं चाहूँगी आप दोनों हजरात से कि एक एक मिनट का मैसेज ज़रूर इस यौम आज़ादी के हवाले से दें। ब्रिगेडियर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। मेरा मैसेज ये है कि देखें, पाकिस्तान ने बहुत बेबसी की जिंदगी गुजारी है। आप देखें 78 ईयर्स और बहुत मुश्किल में हमने गुजारा। ये हमारा एक बहुत अच्छा वक्त है जो हमने अपनी तारीख में कभी नहीं देखा। इसको यकीनन। बहुत अच्छा हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कौमी यकजहती के साथ इकट्ठे हो जाएं, अपने दुश्मन को पहचाने कि कौन है, पहले उसके खिलाफ लड़ लें। आपस में हमारे कोई इख्तलाफात अगर हैं हम उनको बैठ के तय कर लेंगे। जब आप में यूनिटी आ जाएगी, नेशन इकट्ठी हो जाएगी
और नेशनल रिजॉल्व एक बनेगा। तो मई का जो मार्का जिस तरह आपने जीता था, हम हर मार्का, हर स्टेज, हर चैलेंज को इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे और पास करेंगे। यकीनन ऐसे ही है। अब्दुल्ला गुल साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस जश्न आज़ादी पर? देखिए, जश्न आज़ादी की रूह को समझना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान एक मकसद के लिए बनाया गया था। जो मौजूदा निज़ाम में हुकूमत है, इससे अवाम का फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरा ख़्याल है कि हमें उस निज़ाम की तरफ लौटना होगा, जिसके मकसद के लिए पाकिस्तान की तख्लीक की गई थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का निज़ाम चलाना होता, तो कायदे-आज़म कभी एक अलहदा मुल्क की डिमांड ना करते। बिल्कुल। ना कभी ये कहते कि रुमाल भर पाकिस्तान दे दो, लेकिन उसके अंदर इस्लाम की तजुर्बा गाह बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल में द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान लाइज इनटू मोर इस्लाम रादर देन लेस इस्लाम। यकीनन ऐसा ही है। आप दोनों मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और जाते जाते नाजरीन आपसे यही कहेंगे कि आज़ादी का जश्न मनाएं, ये हमारा हक है। लेकिन इस जश्न को मनाने के साथ ये भी याद रखें कि इस मादरे मिल्लत की, इस मादरे वतन की कदर करना, इसकी इज्जत करना, इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इसको पूरा करने के लिए चाहे एक ही दिया जलाएं, लेकिन ज़रूर कोशिश करें कि हम अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकें। आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।